बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इनफाल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस लाहौर। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, LHP पार्ट 1 ऑब्स्टेट्रिक्स का हमारा आज टॉपिक स्टार्ट है, जिसमें यूनिट नंबर 9 है हमारा। और आज का जो टॉपिक है वो है प्री मैच्योरिटी। कल का हमारा जो टॉपिक था वो पोस्ट मैच्योरिटी का, जिसमें प्री मैच्योरिटी में हमने इसकी क्लासिफिकेशन देखनी है। सबसे पहले इसकी डिफ़ाइन होगी, क्लासिफिकेशन होगी, रिस्क फैक्टर्स होंगे, कॉम्प्लिकेशंस होंगी और हमने इसकी मैनेजमेंट देखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें जी, इसकी हमारे पास है प्री मैच्योर बेबी की डिफ़ाइन। प्री मैच्योर बेबी की डिफ़ाइन में देखें वो क्या कह रहा है। अ प्री मैच्योर बेबी इज़ आल्सो नोन एज प्री टर्म इन्फेंट। जैसे हमने पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी को पोस्ट मैच्योरिटी भी बोला था, इसी तरह से जो है ना वो प्री मैच्योर बेबी को हम प्री टर्म इन्फेंट भी बोलते हैं। ठीक है, इज़ अ बेबी बिफोर बॉर्न बिफोर 37 कंप्लीटेड वीक्स ऑफ जेस्टेशन। यानी नॉर्मल ड्यूरेशन आपको पता है कि हमारे पास 37 वीक्स का है और 280 डेज़ का है। 37 वीक्स प्लस 42 वीक्स प्लस नहीं होने चाहिए। 37 वीक्स से 40 वीक्स तक जो है ना वो डिलीवरी हो जाए, वेल एंड गुड है। और अगर 37 वीक्स से नीचे हैं, 35 वीक्स हैं, 36 वीक्स हैं, तो अगर इस तरह के बच्चे की डिलीवरी होती है तो ये हमारे पास प्री मैच्योर डिलीवरी होती है। ठीक है, बिफोर 59 डेज़ फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। ठीक हो गया। रिगार्डलेस ऑफ बर्थ वेट, प्री मैच्योरिटी इज़ अ मेजर ग्लोबल हेल्थ concern due to its association with increased neonatal morbidity and mortality, particularly in low resource settings। ठीक है, अब ये एक तस्वीर आपको दिखाई गई है जिसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि जो टाइम से पहले बच्चे पैदा होते हैं वो किस तरह से उनका वेट होता है, और आप उसकी देखें कि अभी से सही से वो शेप भी नहीं बनी हुई। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन जिसकी देखें जी, बच्चे को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है। ठीक है, जिसमें उसको एपनिया वगैरह और सांस में मसला मसाइल बन सकता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंट्राक्रेनियल जो है वो उसको हैमरेज हो सकता है। डिलेड न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट हो सकती है। सेरिब्रल पैल्सी हो सकता है। बहुत सारे केसेस में ये चीज़ होती है। जेस्टेशनल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, यानी उसकी जो खुराक का जो सारा निज़ाम इंतज़ाम का जो सिस्टम होगा वो भी प्रॉपर बना नहीं होगा। फीडिंग डिफ़िकल्टीज़ होंगी, उसको इम्यून सिस्टम मैच्योर नहीं हुआ होगा। ठीक है, इनक्रीज ससेप्टिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन जो है वो ऐसे बच्चों को बहुत जल्दी लग जाता होता है। मेटाबॉलिक इश्यूज़ में देखें क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोथर्मिया, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। ठीक है, अब ये एक और तस्वीर आप देखें बच्चे की नज़र आ रही है कि अब जैसे हमने इसमें देखा कि बच्चे को वो गैस्ट्रो सिस्टम जो है वो उसका कंप्लीट नहीं बना होता। अब ये देखें उसको खुराक की नाली लगी है, सांस की नाली लगी होती है। ठीक है, और इस तरह के बच्चे जो है ना वो प्री मैच्योर होते हैं। रिस्क फैक्टर्स देखें जी, इसमें मटरनल रिस्क फैक्टर्स में मल्टीपल प्रेगनेंसीज आ सकती हैं। अगर ट्विंस प्रेगनेंसी है, 2 बच्चे होने वाले हैं। ठीक है, इन्फेक्शन हो सकता है जिसमें मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है और ये बहुत ज़्यादा लोगों में होता है। प्री क्लैम्शिया और इक्लैम्शिया हो सकता है। ठीक है, प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन जो है वो टाइम से पहले रप्चर हो जाती हैं। यूट्राइन अबनॉर्मेलिटीज़ और प्री टर्म बर्थ, यानी अगर पहले उसकी जो लास्ट प्रेगनेंसी थी वो भी इसी तरह से हुआ कि प्री टर्म प्रेगनेंसी उसकी हुई। सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी है, पुअर मैटरनल न्यूट्रिशन और अनीमिया वगैरह है। स्मोकिंग और अल्कोहल वगैरह वो पेशेंट ले रही थी। लो सोशियो इकनॉमिक स्टेटस वगैरह है, यानी उनकी न्यूट्रिशन अच्छी वगैरह नहीं थी, खुराक अच्छी नहीं थी, जिस वजह से जो है ना वो ये मसला बना। फीटल फैक्टर्स देखें जी, कंजेनिटल अबनॉर्मलीज हो सकती हैं, फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है, बच्चे को सांस का मसला बन सकता है, बच्चे की जो हार्ट है, लंग्स हैं वो अच्छे से मैच्योर नहीं हुए होंगे। प्लेसेंटल फैक्टर्स में देखें, प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है, प्लेसेंटल अब्रप्शन हो सकता है, और ये मोस्ट लोगों में होता है ये वाला सीन। मैनेजमेंट देख लें जी, इसकी मैनेजमेंट एंड केयर में वो क्या कह रहा है कि केयरिंग फॉर अ प्रीटर्म इन्फेंट इन्वॉल्व्स स्पेशलाइज्ड न्यूनेटल केयर। ठीक है, ऑफन इन
न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट यानी NICU में इन बच्चों को रखा जाता है जो बच्चे प्री मेच्योर पैदा हुए होते हैं, ठीक है। अब इन्हें कौन सी केयर प्रोवाइड की जाती है जी, सपोर्टिव केयर प्रोवाइड की जाती है, जिसमें हमने थर्मल रेगुलेशन देना होता है, बच्चे को जो है ना वो वार्म रखना होता है, गर्म रखना होता है, ताकि उसका जो है ना वो हीट लॉस ना हो। ऑक्सीजन थेरेपी बच्चे को देनी होती है, आर्टिफिशियल वेंटिलेशन, ऑक्सीजन हम वेंटिलेशन पे रख देते हैं बच्चे को, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन हम बच्चे को प्रोवाइड कर रहे होते हैं ताकि इसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ना हो। IV फ्लूइड वगैरह बच्चे को जा रहा होता है ताकि उसको जो है ना वो प्रीनेटल न्यूट्रिशन मिलती रहे और किसी तरह का कोई और मज़ीद मसला ना बने, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मॉनिटरिंग हमने करनी होती है, इसके वाइटल साइन, ब्लड ग्लूकोज लेवल हमने देखना होता है। फोटोथेरेपी में देखें जी, हमने न्यूनेटल जॉइंटिस बच्चे का देखना होता है कि बच्चे को जॉइंटिस वगैरह तो नहीं है। एंटीबायोटिक्स इफ़ इन्फेक्शन इज़ सस्पेक्टेड, यानी मैनेजमेंट में ये चीज़ भी आती है कि हमने इस चीज़ को भी देखना होता है, डायग्नोज करना होता है कि बच्चे को कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है कि जिसकी वजह से जो है ना वो बच्चा मज़ीद बीमार ना हो जाए, तो हमने उसको जो है ना वो एंटीबायोटिक देनी होती है, ठीक है। फीडिंग का देख लें जी, फीडिंग में हमारे पास क्या चीज़ आती है। GVH फीडिंग में देखें हमने उसको जो है ना नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब लगाई होती है, क्योंकि वो वैसे प्री मेच्योर होता है, वो सक नहीं कर सकता फीडर के निपल को, मदर फीड भी नहीं उसका जो है ना वो अभी मेच्योर हुआ होता। तो इस तरह से जो है ना वो फिर हमने उसको ट्यूब लगाई होती है जिसकी ज़रिए जो है ना वो बच्चे को फीड जा रही होती है, ठीक है। ब्रेस्ट मिल्क में देखें इज़ प्रेफर ड्यू टू इट्स इम्यूनोलॉजिकल एंड न्यूट्रिशनल बेनिफिट, और अगर बच्चा थोड़ा सा वो एबल है कि वो ब्रेस्ट फीड सक कर सके और मदर का जो है वो मिल्क फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई है, दूध मदर का जो है वो उतर चुका है, तो तब जो है ना वो उसको इजीली फीड करवा सकती है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वाइवा के लिहाज से, और इसके साथ MCQs इसमें से बहुत से आते हैं, सब्जेक्टिव में भी ये सवाल पूछ लिया जाता है, हर लिहाज से जो है ना ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आपने बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। सो बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, दुआओं में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।